चंट जेठानी शरीफ देवरानी। यूं तो शर्मा जी का जॉइंट परिवार अपनी आदर्शवादी सोच के लिए पूरे सारंगपुर गांव में जाना जाता था। परिवार के मुखिया शुभ शर्मा थे। परिवार में उनकी पत्नी कादम्बरी, 2 बेटे पुनीत, दर्श, बेटी निम्मी और पुनीत की पत्नी जूली थी। अरे जूली, बहू जल्दी से मेरी चाय तो दे दो। लाई ससुर जी। जूली भाभी, मुझे भी जल्दी से नाश्ता दे दो, कॉलेज के लिए देरी हो रही है। हाँ, बस 2 मिनट निम्मी। जूली, मेरा बटुआ कहाँ है? जल्दी से ढूंढ कर दे दो, दफ्तर के लिए देरी हो रही है। भाभी प्लीज मेरी पहले शर्ट इस्त्री कर दो, मुझे भैया से पहले ऑफिस पहुंचना है। बहू बेचारी सोच में पड़ जाती है कि पहले किसका काम निपटाए और सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। तभी कादम्बरी कहती है, अरे क्या हुआ जूली बहू, तू ठीक तो है? कुछ भी नहीं माँ जी, यहाँ किसी को चाय चाहिए, किसी को नाश्ता। अरे मैं बहू हूँ, रजनीकांत का बनाया चिट्टी बाबू नहीं, जो फट से सब कुछ कर दूं। मुझसे अब और अकेले नहीं होगा। मगर बहू, इसका हल क्या है? सासू माँ, हल ये है कि आप देवर जी की शादी करा दीजिए। 2 बहू होंगी तो मिल बांटकर मिनटों में काम हो जाएगा। सास को बहू की बात जच जाती है, जिसके बाद वह बहू तलाशने में जुट जाते हैं और शर्मा परिवार की तलाश सिया नाम की सुंदर सी लड़की पर खत्म होती है और पूरे गाजे बाजे के साथ सिया बहू बनकर ससुराल आ जाती है। सिया बहू, अपने शुभ कदमों से इस कलश को बिखेर कर भीतर आओ। जी माँ जी। बहू, अब तक इस घर को तेरी जेठानी ने संभाला था, मगर अब छोटी बहू होने के नाते तुझे उसका बराबर हाथ बटाना होगा। जी माँ जी। अगली सुबह सिया जल्दी उठकर सारा काम खत्म करके खाना बनाती है। तभी उसकी जेठानी बड़ी हड़बड़ाहट के साथ रसोई में पांव रखती है। आज उठने में इतनी देरी हो गई, पता नहीं इतने कम समय में नाश्ता कैसे बनाऊंगी। आपको जहमत करने की कोई जरूरत नहीं है जेठानी जी, क्योंकि मैंने नाश्ता बना दिया है। अरे वाह, इसने तो सफाई से लेकर रसोई दोनों संभाल लिया, मगर ये बात मैं जताऊंगी नहीं। क्या हुआ जेठानी जी, कहाँ खो गई? देवरानी जी, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं जो खो जाऊं। और दूसरी बात, नई बहू होने के नाते पहली रसोई तो तुम्हें ही पकानी थी, मगर आज के बाद खाना तुम ही बनाओगी। ये मेरा नहीं बल्कि माँ जी का हुक्म है। माँ जी का कहा मैं कैसे टाल सकती हूँ जेठानी जी। बेचारी शरीफ देवरानी अपनी चट चालाक जेठानी की चाल समझ नहीं पाती और रोजाना रसोई में खुद ही खाना पकाती। ये देखकर कादम्बरी एक दिन जूली से कहती है, क्या बात है जूली बहू, मैं देख रही हूँ पिछले 15 दिन से तेरी देवरानी दिन भर अकेले ही सारे घर में नाचती रहती है और तू एक तिनका भी नहीं उकसाती। ये सुनकर चंट जेठानी के चेहरे पर डर की चपत जकड़ जाती है और वह मन में कहती है, कहीं सासू माँ को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? अरे क्या हुआ जूली बहू, सांप सूंघ गया क्या? नहीं नहीं माँ जी, वो क्या है ना कि मेरी प्यारी देवरानी को अपने कामों में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं, इसलिए सिया ने मुझे काम से छुट्टी दे दी है। मगर गुजरते दिनों के साथ देवरानी सभी की चहेती बन जाती है। वाह भाभी, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है, पेट भर गया मगर मन है कि भरता ही नहीं। सच सिया, तुम्हारे हाथों के खाने में संजीव कपूर जैसा स्वाद है। 90 तुले मिर्च मसालों के साथ जायकेदार खाना बनाती हो तुम। शुक्रिया जेठ जी। सच छोटी बहू, जब से रसोई की बागडोर तेरे हाथों में आई है, मुझे हाजमे की गोली नहीं खानी पड़ती। ससुराल वालों के मुंह से अपनी देवरानी की वाहवाही सुनकर जेठानी भीतर ही भीतर जल भुनकर कहती है, जरा देखो तो इन दगाबाज ससुराल वालों को, सालों से मेरे हाथों का खाना खाते रहे, तब तो सभी के मुंह पर ताला पड़ा हुआ था, जैसे मैं तो इन्हें जहर खिलाती थी। कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उसी शाम, अरे जूली बहू जरा सुन तो। जी माँ जी, कहिए। देखना, तेरे देवर ने सुबह ही मुझे भाजी तरकारी लाने के पैसे दिए थे, मगर मेरे दिमाग से निकल गया। जाकर अपनी देवरानी को गट्टे की सब्जी बनाने को बोल दे, और हाँ, उसे कह देना कि नमक मिर्च हमेशा की तरह नपा तो ला ही रखेगी। आपका हुक्म सर आंखों पर सासू माँ। चालाक जेठानी मन ही मन साजिश बुनते हुए रसोई घर में दस्तक देती है। देवरानी जी, वो सासू माँ ने कहा है कि रात के खाने में गट्टे की सब्जी बनाना, और हाँ, सब्जी तीखी और चटपटी बनाना माँ जी ने कहा है। मगर जेठानी जी, माँ जी तो हमेशा कम मिर्च मसाले की ही सब्जी पसंद करती हैं। फिर
सिया, शायद माँ जी के मुंह का स्वाद बिगड़ गया हो, तभी तो उन्हें तीखी सब्जी का चटकारा लगाने का चस्का चढ़ा है। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम्हारी जेठानी झूठ बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं है जेठानी जी, मुझे आप पर भरोसा है। इसके बाद देवरानी खाना बनाकर अपने ससुराल वालों के पास आती है, जिसे देखकर चालाक जेठानी मन में कहती है, जैसे ही सासू माँ इस तीखी सब्जी का चटकारा लगाएंगी तो ज्वालामुखी के जैसे फूट पड़ेंगी। आप सभी खाना शुरू कर सकते हैं। 1 मिनट बाद, अरे मोरी मैया मर गई रे। क्या हुआ माँ जी? क्यों री कलमुही, महीनों भर के मिर्च मसाले बरनी इस गट्टे की सब्जी में ही स्वाहा कर दी क्या? मगर माँ जी, आपने ही तो जेठानी जी से तीखी सब्जी बनाने को बोला था। देवरानी जी, मैंने कब कहा? कुछ भी कहानियां मत बनाओ। भरे ससुराल वालों के सामने जेठानी को झूठ बोलता देख शरीफ देवरानी सब समझ जाती है। अच्छा, तो ये सब जेठानी जी का किया धरा है। शायद ये मेरी शराफत को मेरी बेवकूफी समझ रही हैं। अगर ये खिलाड़ी हैं तो मैं भी कोई अनाड़ी नहीं, इनकी चालाकी का मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ। अगले दिन, अरे सिया बहू, सुन तो जरा। जी ससुर जी। वो मेरा खाकी रंग का कुर्ता गंदा हो गया है, जूली बहू कपड़े धो रही है, उसे दे देना, धो देगी। मिल गया मौका अपनी चंट जेठानी को सबक सिखाने का। सिया अपने ससुर के कुर्ते को अपने कबर्ड में रख देती है और रात होने पर दबे पांव छत पर जाकर कपड़ों के बीच सुखा देती है। अगली सुबह, अरे सुन बहू, जरा अपनी जेठानी से मेरा कल वाला कुर्ता लिया। जी लाई ससुर जी। जैसे ही ससुर कपड़ों पर जमी गंदगी देखता है तो जूली को बुलाहट लगाता है, जिसके साथ सारा घर उठकर हॉल में आ जाता है। क्या हुआ पापा जी, आप गुस्से में लाल पीले क्यों हुए बैठे हैं? क्यों बड़ी बहू, तेरे हाथों में जान नहीं क्या? ये किस तरीके से कुर्ता धोया है जो गंदगी जैसी की तैसी बनी हुई है? मगर ससुर जी, मैंने तो ये कुर्ता धोया ही नहीं। मगर जेठानी जी, मैंने तो आपको कहा था कि ससुर जी का कुर्ता सबसे पहले धोना, फिर भी आपने काम चोरी करने के चक्कर में कुर्ते को ऐसे ही सुखा दिया ताकि किसी को शक ना हो। मगर, अरे ये अगर मगर बंद कर, समझी ना, निकम्मी निठल्ली कहीं की, इसी दिन के लिए देवरानी चाहिए थी। क्यों जूली, ऐसी वाहियात हरकत करते तुम्हें शर्म नहीं आई? शायद तुम्हें सिया से सीखने की जरूरत है कि ससुराल कैसे संभालते हैं। ससुराल वालों के ताने सुनकर जेठानी के दिल में बसी अपनी देवरानी के लिए जलन जुबान पर आ जाती है। सिया सिया सिया, जिसे देखो मेरी देवरानी की गाथा लिए बैठा है। जब से इस देवरानी ने इस घर में दस्तक दी है, बड़ी बहू को तो सबने जैसे बिसार ही दिया है। इस गरीब घर से आई 2 कौड़ी की देवरानी और आप सभी जरूरत से ज्यादा ही जान छिड़कते हैं इस गंवार गरीब पर। इसलिए मुझे ससुराल वालों के सामने शर्मिंदा करने के लिए आप हमेशा मेरे बने कामों को बिगाड़ती थी, कभी खाने को खराब करके, कभी साफ सुथरे घर में कूड़ा बिखेर कर। झूठ बोल रही है ये, आप इसके शरीफ चेहरे पर मत जाइए। बस कर बहू, तूने खुद अपने मुंह से अपना कच्चा चिट्ठा कबूल कर लिया। क्रोध, जलन और बैर इंसान की बुद्धि को खा जाता है, तेरी तरह। आखिर में ससुराल वालों के सामने चालाक जेठानी की पोल पट्टी खोल जाती है। उस घड़ी जेठानी की जुबान पर पछतावे की चपत पड़ी हुई थी। कड़वा कथन है, मगर झूठ चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई का एक शब्द भी उस पर भारी पड़ जाता है। गरीब सास बहू और नंद ने खाया अमीरों वाला खाना। जबलपुर गांव में जमुना नाम की एक गरीब औरत अपनी बहू बिंदु और बेटी नंदिता के साथ एक कच्चे पुराने घर में रहा करती थी। बिंदु की सास अब बूढ़ी हो चली थी, इसीलिए उसकी बहू बिंदु खेतों में अकेली ही बनिहारी करती। बदले में जो पैसे आते, उन्हीं से उनके घर का चूल्हा जलता। ये लो बिंदु, तेरी आज की फसल कटौती के पैसे। मगर मदन लाल जी, ये तो सिर्फ 100 रुपए हैं, जबकि दिन भर की दिहाड़ी तो 300 रुपए है। अरे बावरी हो गई क्या जमुना की बहू? सिर्फ तुझे ही अकेले को 300 रुपए दे दूंगा तो बाकी लोग मुंह ताकते रह जाएंगे। जो दे रहा हूँ वो ले ले। खेत के जमींदार मदन लाल की फटकार सुनकर गरीब बहू 100 रुपए लेकर धुआंधार ठंड में ठिठुरते हुए घर की ओर बढ़ने लगती है। सोचा था कि आज दिन भर की मेहनत के बाद अच्छी दिहाड़ी हाथ लगाएगी तो आज माँ जी को और नंदिता को अच्छा खाना खिला सकूंगी, मगर इस महंगाई के जमाने में 100 रुपए में दाल रोटी के सिवा क्या ही बन पड़ेगा। ऐसा बोलते हुए गरीब बहू का दुख दरिया बनकर आंखों में उतर आता है। बिंदु हाथों में आटा और दाल लिए घर आती है।
और दाल रोटी बनाती है। तीनों सास बहू ननद बैठकर खाने लगते। माँ जी, नंदिता मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा था कि बिरजू जी के जाने के बाद आप दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं उनकी जगह ना ले सकी। रोज रोज आप दोनों को दाल रोटी के सिवा कुछ नहीं खिला पाती। नंदिता, सासू माँ, आप दोनों भी सोच रही होंगी ना कैसी बहू हूँ मैं। ना तो घर की जरूरतों में खुला खर्च कर पाती हूँ और ना ही आपको कभी अच्छा खाना खिला पाती हूँ। अरे बहू, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। सारा दोष इस गरीबी का है जिसमें एक अकेला गरीब सारी जिंदगी अपनी हड्डियां गलाकर सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमा पाता है। पैसों की हलाकत के कारण गरीब तो अक्सर पानी पीकर ही पेट भर लेता है। फिर ये तो गनीमत है कि इस गरीबी में भी हमारे घर में रोटियां तो हैं। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, और वैसे भी भूख में तो रूखा सूखा भी अमृत होता है। इसी के साथ तीनों सास बहू और ननद सामने रखा खाना खुशी से खाने लगते हैं। समय बीतता जाता है। एक सुबह गांव में रहने वाली कलावती जमुना से मिलने आती है। अरे कैसी हो जमुना? बस गुजर बसर हो रहा है, आओ बैठो। अरे नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तेरा हाल चाल पता पूछते चलूं। अरे बिंदु बहू, रोज रोज ये फीकी सी दाल रोटी खाकर तुम सास बहू ननद उकताते नहीं हो क्या? अरे मुझसे तो ऐसे खाने का एक भी कौर ना खाया जाएगा। हाँ समझ सकती हूँ, तुम्हें तो जैसे गरीबी के कारण ये घास फूस खाने की आदत ही पड़ गई है। चलती हूँ। इस तरह कलावती उनकी गरीबी पर बोलबाजी करते हुए चली जाती है और नंदिता बोलती है, देखा माँ, कलावती काकी कैसे हमारी गरीबी का मजाक उड़ाकर हमारे खान पान पर भी ताने कसकर चली गई। जाने दे नंदिता बेटी, अभी हमारे दिन बुरे हैं। फिर कलावती की कड़वी बातों में सच्चाई छिपी थी, क्योंकि हम अचार रोटी, दाल रोटी, प्याज रोटी के सिवा खाते ही क्या हैं। जहाँ एक और अमीर लोग रोजाना खाने पर हजारों खर्चा करते हैं, वहीं हमारे पास तो इतने भी बचत नहीं कि हम एक दिन भी अच्छा खाना खा सके। सास और ननद को अच्छे खाने के लिए मन मारता देख बिंदु बीच में बोलती है, माँ जी और नंदिता ऐसा ना कहिए, इस नए साल पर हम भी अच्छा खाना जरूर खाएंगे। बिंदु की बातों ने दोनों सास बहू के मन में अच्छा खाना खाने की खोई उम्मीद को फिर से खटखटाया था। अगले दिन बिंदु खेत पर आकर मदन लाल से कहती है, मदन लाल जी, आज से मैं खेत पर 2 लोगों का काम अकेले कर दूंगी। बदले में आप मुझे मेरी दिहाड़ी बढ़ा कर दे देना। मैं नए साल पर अपनी सास और ननद को अच्छा खाना खिलाना चाहती हूँ। अरे तुम गरीब भूखे नंगे अमीरों वाला खाना खाकर क्या करोगे? खैर ठीक है, आज से तू काम शुरू कर दे। अपनी सास और ननद को अच्छा खाना खिलाने के लिए बेचारी गरीब बहू सर्दी के गर्दिश को सहती हुई फसल काटती है और उनकी ढेरी तैयार करती। फसल की कटाई ने उसकी सोच को धूमिल नहीं होने दिया। समय गुजरता गया। बिंदु ने बिना रुके मेहनत की। माँ जी, नंदिता आइए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं और मन भी नहीं। मैं जानती हूँ कि हर रोज एक ही तरह का खाना खाकर तुम्हारे और माँ जी के मुंह का स्वाद छिन गया है। इस नए साल पर मैं तुम्हें और माँ जी को अच्छा खाना जरूर खिलाऊंगी। दिन गुजरते गए और गरीब बहू लगातार मेहनत करती थी और देखते ही देखते दिसंबर का आखिरी दिन आ गया। मदन लाल जी, आज साल का आखिरी दिन है, मुझे पैसे दे दीजिए। अरे पैसे तो अभी मेरे पास नहीं है, कल के बाद मिल जाएंगे तुझे तेरे पैसे। ऐसा ना कहिए मदन लाल जी, कल नया साल है। मैंने मेरी सासू माँ और ननद को अच्छा खाना खिलाने का वादा किया था। अब ऐन मौके पर आप ही हाथ खड़े कर देंगे तो कल मैं गरीब बहू कैसे खरीद के अपने परिवार की खुशियाँ कहाँ से खिलाऊंगी उन्हें खाना। इस घड़ी तो मेरे घर में एक अन्न का दाना भी नहीं बचा खुचा। मेरे घर का तो चूल्हा जलना भी दूभर हो जाएगा। एक दिन नहीं खाओगे तुम गरीब तो मर थोड़ी जाओगे। बोल दिया तो बस बोल दिया, पैसे तुझे कल के बाद ही मिलेंगे। मदन लाल की झड़प सुनकर बेचारी गरीब बहू के सपने टूट कर बिखर जाते हैं। किसने सोचा था कि जिस नए साल पर वो अपने परिवार को बेहतर खाना खिलाने के सपने बुन रही थी, उसके घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाएगा। वो आंखों में आंसू लेकर घर लौट आती है। अगली सुबह जहां एक और नए साल पर सभी अड़ोस पड़ोस के घरों में पकवान बन रहे थे, ऐसे में उनके घर का चूल्हा उदास पड़ा था। किसी के घर में गुजिया तो किसी के घर में मालपुए की खुशबू हवा में घुल मिलकर इठलाती हुई गरीब सास बहू और ननद के घर चली आई। अमीर लोग अपनी खुशियों के आगे हम गरीबों की खुशी को कितनी आसानी से कुचल देते हैं ना माँ जी। मैंने इतनी मेहनत की थी, उसके बाद भी मेरे परिवार का पेट भूख से छछन रहा है। जाने दे बहू, शायद अच्छा खाना हमारी रसोई में रूखा सूखा ही बनना लिखा है। हम गरीबों के भाग्य में यही है।
अभी जमुना ऐसा बोल ही रही थी कि नंदिता की सखी कमली भागती हुई आकर कहती है, बिंदु भाभी, नंदिता, जमुना काकी, जल्दी चलो, आज हमारे गांव में अधीरा की शादी का भोज है। वहाँ खाने में बहुत सारे स्वाद भरे अलग अलग भांति का खाना खाने को मिलेगा। तीनों सास बहू भोज के लिए निकल जाती हैं, जहां अलग अलग वैरायटी के खूब सारा खाना देखकर गरीब सास बहू और ननद की आंखें रोशन हो जाती हैं और तीनों सास बहू थाली भरकर खाना खाती हैं। देखो भाभी, आज हम गरीबों ने बरसों के बड़े वक्त बाद अच्छा खाना खा ही लिया। मुझे तो कई दिन से ये दाल मखनी खाने का मन था। अरे ये छोले भी भरपूर स्वाद से भरा है। खाना खाकर एक एक गुलाब जामुन और रसमलाई खाएंगे। मगर माँ जी, क्या ये सही होगा? बिंदु भाभी, मैंने अपनी शादी का भोज इसीलिए तो रखवाया है कि मेरे गांव के गरीब परिवार मेरी शादी के खाने में अमीरों वाला खाना खा सके। दिल खोल कर खाइए। बिंदु भाभी, मैंने अपनी शादी का भोज इसीलिए तो रखवाया है कि मेरे गांव के गरीब परिवार मेरी शादी के खाने में अमीरों वाला खाना खा सके। दिल खोल कर खाइए। शुक्रिया अधीरा। काश कि सभी अमीरों का दिल तुम जैसा बड़ा होता, कितना भला होता। आज तुम्हारे बदौलत हम गरीब की जुबान ने एक बड़े मर्तबे बाद अच्छा खाना खाया है। आखिरकार गरीब सास बहू और ननद को उस दिन अमीरों वाला खाना खाने को मिलता है। सास और जुड़वा बहुओं की किस्मत। मणिपुर के छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम कलावती था। कलावती के दो बेटे थे, एक शुभम और एक रौनक। दोनों बेटों की जुड़वा पत्नियां थी, यानी कलावती की दो जुड़वा बहुएं, लेकिन दोनों ही बहुत अलग थी। एक तो बहुत बड़े बंगले में रहती थी और दूसरी एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। एक दिन की बात है। अरे अरे, देखो तो सही कैसे पी कर सो रहा है। जरा भी शर्म नहीं। इसके साथ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। काश उस दिन मैंने सही फैसला लिया होता तो आज मुझे ये दिन न देखने पड़ते। माया का पति शुभम चारपाई पर टांग फैलाकर नशे की हालत में लेटा होता है। अरे झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अरे अरे, देखो तो सही इस दारू वाले कीड़े को, किस तरह दारू के नशे में गाने गा रहा है। अभी इसे बताती हूँ। माया एक पानी की बाल्टी भरकर लाती है और सीधा शुभम के ऊपर उड़ेल देती है। अरे 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 अरे, कौन है? किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे ऊपर पानी डालने की? अरे माया की बच्ची, तू है? रुक साली कुतिया, तुझे मैं अभी बताता हूँ। शुभम माया को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, रुक अभी बताता हूँ। अरे अरे शराबी नशेड़ी कहेंगे, तू मेरे पीछे क्यों दौड़ रहा है? एक तो गलती करता है और ऊपर से मुझे ही मारता पीटता है। माया भागते भागते अपनी बहन छाया के घर पहुंच जाती है। छाया का घर बहुत बड़ा होता है। तभी माया के चिल्लाने की आवाज सुनकर छाया अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। अरे माया, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों मेरे घर के अंदर इतनी बुरी तरह क्यों लड़ रहे हो? अब तू ही बता छाया, इसमें मेरी क्या गलती है? अब ये आदमी रोज दारू शराब पीकर ऐसे ही पड़ा रहता है, ना तो नौकरी करता है, न मजदूरी पर जाता है। मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? आई बड़ी मेरी शिकायत लगाने वाली। तुझे क्या लगता है ये मुझे रोक लेगी? अरे मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, चाहे दारू पीऊं चाहे कुछ भी पीऊं, तुम दोनों जुड़वा बहनें मुझे रोक नहीं सकती। तभी वहां पर छाया का पति रौनक पहुंच जाता है और ये सब देखकर शुभम से कहता है, ये सब क्या देख रहा हूं मैं? हाँ, क्या देख रहा हूं मैं अपने घर में? आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रहे हो? भाई, दरअसल माया मुझसे लड़ते लड़ते यहाँ आ गई, मेरी कोई गलती नहीं है। रौनक तुरंत शुभम को एक जोरदार तमाचा मारता है, जिसके बाद शुभम जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर माया भी चुप हो जाती है। तूने शराब पी रखी है? आज अगर तुमने उन पैसों का सही से इस्तेमाल किया होता तो शायद तुम्हें ये दिन न देखना पड़ता। आज तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। तुम ही किसी लायक नहीं हो। शुभम रोते हुए कहता है, अगर हम दोनों ने भी आपकी तरह थोड़ी समझदारी दिखाई होती तो ये सब झेलना नहीं पड़ता। तभी उन दोनों की माँ कलावती आ जाती है, जो उन दोनों से कहती है, देखो तुम दोनों मेरी बहू हो, लेकिन तुम दोनों की किस्मत अलग अलग है और ये सब तुम दोनों के हाथों में ही था। जहाँ छाया ने अपनी किस्मत को चमकाया, वहीं दूसरी तरफ माया ने अपनी जिंदगी से माया को ही दूर कर दिया। सही कहा माँ जी, एक पढ़ी लिखी होने के बाद भी मैंने कभी आगे के बारे में नहीं सोचा।
और तो और मैंने छाया से ज्यादा पढ़ाई की, लेकिन मुझसे ज्यादा समझ छाया के अंदर है। उसने अपने हर फैसले बहुत सोच समझ के लिए। देखो बहन, तुम अपना दिल छोटा मत करो, अभी भी समय है तुम्हारे पास। और शुभम जी, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अब शराब और नशे में पैसा बर्बाद करना बंद कर दीजिए। छाया अपनी जुड़वा बहन माया से अमीर हो, लेकिन छाया माया से कम पढ़ी लिखी और कम एजुकेटेड होती है। आखिर माया के साथ ऐसा क्या हुआ होता है जिसकी वजह से वो गरीब होती है? चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। लैला बहन, मेरा इस दुनिया में मेरी दोनों जुड़वा बेटियों के अलावा और कोई नहीं है। अब मैं उन दोनों की शादी किसी अच्छे घर में करना चाहती हूँ, जिसके बाद ये सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाऊंगी और भगवान की पूजा पाठ में लग जाऊंगी। फिर तुम्हारे घर का और पैसों का क्या होगा? मैंने सोच लिया है, मैं अपनी पूरी जायदाद का आधा आधा हिस्सा करके अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को बांट दूंगी, ताकि वह अपने फ्यूचर के लिए कुछ जोड़ सके। ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने। वैसे मुझे तुम्हारी दोनों जुड़वा बेटियों के लिए एक रिश्ता याद आया है। घर बार भी अच्छा है और दोनों लड़के भी अच्छे हैं। अरे बहन, तो देर किस बात की है, रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ और मुझे उनसे मिलवाओ। लैला कलावती और सरोज को आपस में मिलवा देती है। सरोज को कलावती के दोनों बेटे बहुत पसंद आते हैं, जिसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों की शादी कलावती के बेटे शुभम और रौनक से करवा देती है। विदाई होते समय कलावती दो दो सूटकेस लेकर आती है, जिसके अंदर पैसा होता है। मेरी बच्चियों, ये लो, मैंने अपना मकान और अपनी पूरी जायदाद आधी आधी तुम्हारे नाम कर दी है। अब मेरा फर्ज पूरा हो गया है। मैं सन्यासी बनने जा रही हूँ और भगवान की सेवा मैं करना चाहती हूँ। लेकिन माँ, आपने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? वैसे माँ, इन सूटकेस में कितना पैसा होगा? दोनों सूटकेस में 5-5 लाख रुपए हैं। पैसों का नाम सुनते ही माया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ से छाया अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने सारा पैसा हमें दे दिया है, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। हम इतने सारे पैसों का क्या करेंगे? जरा अपने बारे में तो सोचती। देखो मेरी बच्चियों, इस पैसों का अच्छे से इस्तेमाल करना, ताकि तुम्हें आने वाले कल में कभी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इतना कहकर सरोज छाया और माया को विदा कर देती है। ससुराल जाने के बाद वो दोनों मिलकर अपनी सास कलावती के घर को अच्छे से संभाल लेती हैं। देखते ही देखते उन दोनों की जिंदगी अच्छे खासी गुजरने लगती है, लेकिन धीरे धीरे उनके घर पर परेशानियां आने लगती हैं। शुभम और रौनक दोनों की नौकरी छूट जाती है और वो दोनों घर में बैठ जाते हैं। अचानक से इस नौकरी छूटने के झटके ने मुझे हैरान करके रख दिया है। अब हम लोग घर कैसे चलाएंगे? अरे भाई, मुझे क्या चिंता, मेरी पत्नी के पास तो पूरे 5 लाख रुपए हैं। जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती उन्हीं पैसों को चलाएंगे। तुम दोनों अपना देख लो। तभी छाया भी रौनक को अपने 5 लाख रुपए के बारे में बताती है, जिसके बाद रौनक बहुत खुश होता है और छाया से कहता है, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों ना हम इन पैसों से कोई अच्छा सा काम खोल लें, ताकि आने वाले कल में हम किसी चीज को परेशान न हो। आप बिल्कुल सही सोच रही हो। नौकरी आज है कल नहीं, क्या फायदा नौकरी के भरोसे रहने का? और इतने पैसों से हम अच्छा खासा काम खोल सकते हैं। छाया और रौनक मिलकर दोनों एक बहुत अच्छा सा ढाबा खोलते हैं। धीरे धीरे देखते ही देखते गांव भर में उन दोनों का ढाबा मशहूर हो जाता है और एक ही साल में वो दोनों मिलकर 5 लाख का दोगुना कमा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ शुभम और माया दोनों 5 लाख रुपए की रोजाना शॉपिंग करते, अच्छा खाते, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते, जिसकी वजह से कुछ ही समय के अंदर उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है, जिसके चलते उन्हें अपना मकान भी बेचना पड़ता है और एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता है। ये सब क्या हो गया हमारे साथ? आज अगर मैंने उन पैसों की इज्जत की होती तो शायद मैं भी छाया की तरह अपने खुद के घर में ऐशो आराम से जी रही होती। माया दिन रात अपने किए पर पछताने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ टेंशन लेकर शुभम शराब की लत में लग जाता है और सुबह शाम शराब पीकर अपना गुजारा करने लगता है, जिस बात से माया बहुत परेशान हो जाती है। फिर एक दिन उन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता है और ये झगड़ा छाया के घर तक पहुंच जाता है। मुझे मेरी गलती का पछतावा है, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधार नहीं सकती। अब मेरा सब कुछ जा चुका है। अपनी जुड़वा बहन माया की ये बात सुनकर छाया को उसके ऊपर बहुत तरस आता है, जिसके बाद वो रौनक से कहती है, रौनक जी,
जैसा कि आप मुझे बताते थे आज वैसा ही हुआ है। ये दोनों अपनी गलती पर पछता रहे हैं। मेरी मानो इन्हें एक मौका दे दो, शायद फिर ये कभी ऐसा नहीं करेंगे। तुम सही कहती हो। आज तुमने अपनी किस्मत को खुद चुना था और इन्होंने खुद, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इन्हें एक मौका दे दूं। रौनक तुरंत अपने कमरे में जाता है और 5 लाख रुपए सूटकेस में लाकर शुभम और माया को देते हुए कहता है, ये लो, ये 5 लाख रुपए हैं। वो समय तुमने उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं किया था। मैं जानता हूँ इस बार तुम उन पैसों का इस्तेमाल अच्छे से करोगे और अपनी किस्मत को खुद बनाओगे। जिंदगी बार बार ऐसा मौका नहीं देती। आज अगर तुम्हें दोबारा मौका मिला है तो उसे गंवाना मत और कुछ अच्छा करके दिखाना। शुभम और माया दोनों ही बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर कपड़ों का कारोबार शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते वो कपड़ों के कारोबार से अच्छा खासा कमाने लगते हैं। कुछ ही समय में अपनी खुद की एक कंपनी भी खोल लेते हैं, जिसके बाद फर्श से अर्श पर आने में उन्हें देरी नहीं लगती। उनकी जिंदगी में पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और एक दिन कलावती अपने दोनों जुड़वा बहुओं को अपने पास बुलाकर उनसे कहती है, यही होती है इंसान की किस्मत और अकलबंदी। आज तुमने अपनी अकलबंदी से अपनी किस्मत चमकाई है। भगवान तुम्हें ऐसे ही तरक्की देता रहे। उस दिन के बाद से छाया और माया दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। एक छोटे से गांव में एक विधवा सास बहू किराए के घर पर रहा करती थी। एक दुर्घटना के दौरान उन दोनों के पतियों की मृत्यु हो गई थी। सास मिट्टी के बर्तन बनाने का काम किया करती थी और बहू लोगों के घर में काम करके अपना घर चलाया करती थी। उनका घर एक तालाब के पास था। एक दिन की बात है। अरे बहू, लकड़ियाँ खत्म हो गई है, अब मैं खाना कैसे बनाऊं? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेकर आती हूँ। नीलम ऐसा कहकर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चली जाती है और कुछ ही देर में लकड़ियाँ काट कर वापस आ जाती है। जिसके बाद उन लकड़ियों से नीलम और अनामिका दोनों सास बहू मिलकर खाना बनाते हैं और खाना खाने लगते हैं। अरे बहू, सुबह से मकान मालिक 3 बार चक्कर काट कर चला गया है। अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो हमें इस घर से निकाल देगा। कितने महीने से हमने इस घर का किराया नहीं दिया है। इस बार मालकिन मुझे तनख्वाह दे देगी तो मैं उस पैसों से मकान का किराया भर दूंगी। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आप तसल्ली से खाना खाइए। ऐसा कहकर अनामिका अपनी सास नीलम के साथ बैठकर आराम से खाना खाती है। जिसके बाद जब खाना बच जाता है तो वो बचे हुए खाने को तालाब के पास ले जाती हैं और तालाब की मछलियों को खिलाने लगती हैं। मछलियों को खाना खिलाते खिलाते बेचारी अनामिका अपने पति को याद करके रोने लगती है। क्यों, आखिर क्यों आप हमें छोड़कर चले गए? आपके बिना हमारा गुजारा भी नहीं हो पा रहा है। मैं अकेली कैसे ये सारी जिम्मेदारियों को संभालूं? ऊपर से मेरी कोख में आपका अंश भी है। बेचारी अनामिका रो ही रही होती है कि तभी अचानक से तालाब के अंदर एक हलचल सी मचने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या देख रही हूँ मैं? आखिर ये क्या हो रहा है? तालाब के अंदर ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। देखते ही देखते तालाब के अंदर से एक पानी के देवता आते हैं और अनामिका के सामने प्रकट होकर कहते हैं, तुम रो क्यों रही हो? अपने आंसुओं को पोंछ लो। दुख और संकट हर किसी के जीवन में आते हैं और तुम तो इन दुख और संकटों से शुरू से ही लड़ रही हो। देवता जी, क्या बताऊं, अब शादी से पहले मेरे परिवार में इतनी दिक्कत थी जिसके चलते मेरे माता पिता ने जल्दबाजी में मेरी शादी करवा दी। शादी के बाद मेरे पति अच्छे खासे कमा रहे थे, लेकिन अचानक से एक दुर्घटना के दौरान उनकी और मेरे ससुर जी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद से मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। लेकिन मुझे इस बच्चे और अपनी माँ जी का ध्यान रखना था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हारा स्वभाव मुझे अच्छा लगा। एक तरफ तुम्हारे पास इतनी परेशानियां हैं और फिर भी तुम सारी परेशानियों को एक तरफ करके इस तालाब की भूखी मछलियों को खाना खिलाती हो। आज से ये जादुई तालाब तुम्हारा हुआ। तुम इस जादुई तालाब से जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? जो मैं तालाब से मांगूंगी वो मुझे मिल जाएगा? तुम एक बार अपने लिए कुछ मांग कर तो देखो। हमारे सर पर कोई छत नहीं है, हमारा खुद का घर नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरा खुद का एक अच्छा सा घर हो।
जिसमें मैं अपनी सास के साथ आराम से रह सकूं। जिस मकान में मैं अभी रहती हूँ वो किराए का है और मुझे डर लगता है कि कभी मकान मालिक हमें घर से निकाल ना दे। अनामिका के इतना कहने के बाद तुरंत ही तालाब के पास एक बहुत प्यारा और सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे अनामिका देखते ही रह जाती है। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बहुत खूबसूरत है। ऐसा घर तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा। अनामिका उस घर के अंदर आती है, जिसके बाद वो घर के अंदर चारों तरफ देखकर अपने आप से कहती है, अरे वाह, क्या बात है, इस घर के अंदर तो रहने की सभी सुख सुविधाएं हैं। देवता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आप ना होते तो हमें इतने अच्छे घर में रहने का अवसर ना मिलता। ये सब तुम्हारी ही करनी का फल है जो तुम्हें मिल रहा है। कभी कोई परेशानी हो तो मुझे याद जरूर कर लेना। ऐसा कहने के बाद देवता वहां से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद अनामिका अपने सास को जादुई तालाब के बारे में बताती है, जिसे सुनकर नीलम कहती है, अरे वाह बहू, क्या बात है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। क्या सच में हमारे पास एक जादुई तालाब है और जिससे हम कुछ भी मांगे वो हमें वो दे देगा। अरे माँ जी, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन देखो ये हकीकत है। चलिए मेरे साथ चलिए। अनामिका अपनी सास को तालाब के पास लेकर जाती है, जिसके बाद वो जादुई तालाब से कहती है, जादुई तालाब, हम दोनों बहुत भूखे हैं, क्या तुम हमारे लिए खाने का इंतजाम कर सकते हो? अनामिका के ये कहते ही उसके सामने एक खाने की टेबल और 2 कुर्सियां प्रकट हो जाती है। उस टेबल के ऊपर खाने के अलग अलग तरीके के पकवान रखे होते हैं, जिन्हें देखते ही नीलम के मुंह से पानी आ जाता है। अरे वाह बहू, क्या बात है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हम एक जादुई तालाब के पास रहते हैं। हम इस जादुई तालाब से मेरी और तुम्हारे आने वाले बच्चे की जिंदगी बिल्कुल सुधर जाएगी। नीलम और अनामिका दोनों बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो दोनों उस जादुई तालाब के पास रहने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और अनामिका एक बच्चे को जन्म देती है। अब उसकी परेशानियां खत्म हो जाती है, लेकिन एक दिन जंगल में एक लकड़हारा अनामिका को जादुई तालाब के पास देख लेता है। अनामिका जादुई तालाब से कुछ पैसे मांगती है, जिसके बाद जादुई तालाब उसके सामने पैसों के बंडल प्रकट कर देता है। अरे वाह, क्या बात है जी, इसका मतलब ये है कि कोई मामूली तालाब नहीं है, ये तो ससुरा एक जादुई तालाब है बे। अब मुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए। लकड़हारा चुपके से अनामिका के पीछे की तरफ जाता है और अचानक से उसका मुंह दबोच लेता है, जिसके बाद वो उसकी गर्दन पर छुरी रखकर कहता है, क्या बात है, जादुई तालाब के मजे अकेले अकेले लूट रही हो? अब जरा मेरे लिए जादुई तालाब से खजाना मांगो, वरना तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा मैं। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। ये जादुई तालाब केवल अच्छे लोगों की ही मदद करता है। तुम्हें इस जादुई तालाब से कुछ नहीं मिल पाएगा। अरे कैसे नहीं मिलेगी? अगर तूने अभी के अभी जादुई तालाब से खजाना नहीं मांगा तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अनामिका रोने लगती है, जिसके बाद वो रोते हुए जादुई तालाब से कहती है, ए मेरे जादुई तालाब, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस आदमी को जो चाहिए उसे वो दे दे और इससे मेरी जान बचा ले। अनामिका के इतना कहने के बाद तालाब के जादू से वहाँ खजाना प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर लकड़हारा खुशी से पागल हो जाता है। जैसे ही वो खजाने को उठाने लगता है, उसके स्पर्श से उसके हाथ और शरीर अचानक से जलने लगते हैं। अरे बचाओ, अरे बचाओ बचाओ रे, अरे कोई मेरी मदद करो, अरे कोई मुझे बचाओ रे, अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ रे। उस लकड़हारे की ये हालत अनामिका से देखी नहीं जाती, जिसके बाद अनामिका उसके ऊपर पानी डाल देती है, लेकिन तभी उसकी सास नीलम वहाँ आ जाती है और कहती है, नहीं अनामिका, ऐसा मत करो, इसे इसके किए की सजा मिलने दो। लेकिन हम इसे ऐसे मरने कैसे दे सकते हैं? क्या पता इसका भी कोई परिवार हो या फिर ये ऐसा मजबूरी में कर रहा हो। इसके इतना कहते ही तालाब के अंदर से पानी के देवता प्रकट होते हैं, जो अनामिका की बात सुनने के बाद उसे कहते हैं, इसे इसके किए की सजा मिली जो बहुत जरूरी थी। इसने न जाने कितने लोगों को परेशान किया है और उन्हें जान से मारा है। अगर आज इसे इसके किए की सजा नहीं मिली तो पता नहीं ये आदमी
कितने लोगों को पैसे और सोने की लालच में मौत के घाट उतारेगा। कुछ ही देर में आदमी जलकर खाक हो जाता है, जिसके बाद पानी के देवता भी वहां से गायब हो जाते हैं और तालाब से निकला खजाना भी गायब हो जाता है। उस दिन के बाद अनामिका अपनी सास और अपने बच्चे के साथ तालाब के किनारे खुशी खुशी रहने लगती है। संस्कारी बहू के बेशर्म ससुराल वाले। कीर्ति की अभी अभी शादी हुई थी। उसकी सास अंजना उसका गृह प्रवेश करती हैं। अरे वाह, क्या बहू है मेरी, एकदम चांद का टुकड़ा। गृह प्रवेश के बाद कीर्ति घर के अंदर आती है, जहां उसकी ननद कायरा उससे कहती है, अरे वाह भैया, भाभी तो आप बहुत खूबसूरत लेकर आए हो। आज की रात तो आपको मजे ही आ जाएंगे। ये सुनते ही कीर्ति अपनी ननद कायरा को धीरे से कहती है, अरे कायरा, तुम ऐसे सबके सामने क्यों कह रही हो? जरा देखो तो सही, यहाँ पर माँ जी और बाबूजी भी खड़े हैं। ओहो भाभी, इसमें शर्माने की क्या बात है? आज की रात आपकी सुहाग रात है, ये तो हम सभी जानते हैं। कायरा के ऐसा कहते ही कीर्ति का चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है। तभी उसका ससुर अपने बेटे से कहता है, अरे विक्की, पहले तो तुझे कोई एक्सपीरियंस होगा नहीं, और अगर कुछ समझ ना आए तो मेरे पास आकर टिप्स ले जाना। चिंता मत कीजिए पिताजी, आपने एक शेर को पैदा किया है। अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर कीर्ति को समझ नहीं आता, जिसके बाद उसकी सास उसे विक्की के कमरे में ले जाती है और कहती है, अरे बहू देख, डरने की कोई बात नहीं है, ये ले दूध का गिलास। विक्की तो पहले से ही मजबूत है, इस दूध की जरूरत तुझे है, तू ये सारा दूध पी जाइयो। जी माँ जी, मैं ये दूध पी लूंगी। दूध देकर अंजना अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद विक्की अपने कमरे में आता है और अपनी सुंदर और सुशील पत्नी को देखकर कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। विक्की और कीर्ति कुछ देर बात करते हैं और उसके बाद विक्की कमरे की लाइट बंद करके आराम से सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, कीर्ति नींद से जागती है और उसे अपनी माँ के सिखाए हुए संस्कार याद आते हैं। देख बेटी, ससुराल में जाने के बाद सुबह स्नान करके सबसे पहले घर में पूजा पाठ करनी है और उसके बाद घर के सभी सदस्यों के पैर छूने हैं। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं एक सुशील संस्कारी बहू बनकर दिखाऊंगी। अरे बेटी, मैंने तेरे अंदर इतने संस्कार डाले हैं कि कभी तेरी सास और तेरी नंद, यहाँ तक कि तेरे पति और तेरा ससुर भी तेरे इन संस्कारों को गिन नहीं पाएगा। अभी तो सब लोग सो रहे हैं, जल्दी से जाकर स्नान करके मंदिर में पूजा कर लेती हूँ। कीर्ति नहा धोकर मंदिर की पूजा करने लगती है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। कीर्ति की आरती सुनकर घर के सभी सदस्य उठ जाते हैं। तभी कायरा नींद से जागते हुए कहती है, ओहो, ये सुबह सुबह अलार्म किसने लगा दिया? अरे कौन इतना संस्कारी है हमारे घर में जो इतनी सुबह भजन आरती गा रहा है? तभी कीर्ति के पास उसकी सास अंजना उबासी लेते हुए आती है और कहती है, अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? तूने तो हम सभी की नींद खराब कर दी। अरे इतनी सुबह सुबह तुझे उठने की क्या जरूरत थी? जा जाकर सो जा। लेकिन माँ जी, एक बहू होने के नाते मुझे सुबह उठकर पूजा पाठ करनी चाहिए। अरे बहू, तू तो सच में बहुत संस्कारी है। कीर्ति अपनी सास अंजना को प्रसाद देती है, जिसके बाद वह नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। कुछ ही देर में कीर्ति नाश्ता तैयार करके नाश्ते की टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद वह घर के सभी लोगों को नाश्ते के लिए बुलाती है। अरे इतनी सुबह सुबह होटल से खाना किसने मंगवाया है? अजी, आप ये कैसी बात कर रही हो? मेरे होते हुए इस घर में होटल से खाना क्यों आएगा? अरे वाह बहू, इतना स्वादिष्ट खाना तुमने अपने हाथों से बनाया है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं होता। चलो अच्छी बात है, तुम्हारी सास को तो रसोई की शक्ल देखे हुए भी एक सदी निकल गई होगी। अरे तो क्या करूं, मैं अपने बिजनेस में इतना बिजी रहती हूँ कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती खाना बनाने की। वह सभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी कायरा छोटे छोटे कपड़े पहनकर कीर्ति के सामने आती है। उसे देखते ही कीर्ति के हाथों से प्लेट छूटकर नीचे गिर जाती है। अरे कायरा, ये क्या, तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? जरा बाबूजी का ख्याल तो रखो। हो भाभी, ये तो आजकल का फैशन है। मैं तो कहती हूँ आप भी अपने लिए थोड़े से मॉडर्न टाइप के कपड़े बनवा लो।
अरे कायरा, इतने छोटे कपड़े पहनकर तुम बाहर जाओगी? अरे बहू, इतनी प्यारी तो लग रही है मेरी बेटी। अरे बहू, अगर तुम्हें इसके जैसे कपड़े चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगा। मेरा दोस्त डिजाइनर है, उसी ने कायरा के कपड़े डिजाइन किए हैं। ये सब देखकर कीर्ति हैरान रह जाती है और अपने मन ही मन सोचती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? माँ ने तो मुझे बताया था कि मेरे ससुराल वाले बहुत संस्कारी हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। कीर्ति ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसकी सास अंजना विक्की से कहती है, अरे विक्की बेटा, मैंने तेरे हनीमून की टिकट बुक करवा दी है, ये ले, अब तू बहू के साथ पूरा एंजॉय करना अपना हनीमून। अरे वाह, कौन सी जगह बुक करी है इनके हनीमून की? अरे आप भूल कैसे सकते हो, जहाँ हमने अपना हनीमून बनाया था वहीं मैंने इनके हनीमून की टिकट बुक की है। इसका मतलब तुमने लंदन की टिकट बुक करवाई है। वैसे हमें अपने हनीमून पर बहुत मजे आए थे, क्यों ना हम इनके साथ अपना हनीमून दोबारा से मनाने चले? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइडिया बुरा नहीं है, मुझे और कीर्ति को भी कंपनी मिल जाएगी। हे भगवान, जरा देखो तो, जरा भी शर्म नहीं है मेरे ससुराल वालों को, ऊपर से मेरे सास ससुर हैं। हे भगवान, मेरे ही सामने अपने नए हनीमून की बात कर रहे हैं। तभी वहाँ कायरा बोल पड़ती है, अरे जब आप सभी लोग जा रहे हो तो मुझे क्यों छोड़ रहे हो? मैं भी अपने बॉयफ्रेंड कुणाल को बुला लेती हूँ, इस बहाने हम भी वहाँ घूम आएंगे। अरे वाह, क्या बात है कायरा, तुम तो शादी से पहले ही अपना हनीमून बना लोगी। अरे फिर तो और भी मजा आएगा, ये तो फैमिली हनीमून हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद कीर्ति को कुछ समझ नहीं आता, वह अपने मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, कैसी बेशर्म फैमिली है, इनके अंदर तो जरा भी संस्कार नाम की चीज नहीं है, ऐसे परिवार के साथ मैं कैसे रह पाऊंगी। कीर्ति इतने खुले विचार वाले परिवार को देखकर हैरान रह जाती है, जिसके बाद सभी अपने अपने हनीमून की तैयारियों में लग जाते हैं। जिसके बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन सभी घूमने के लिए जा रहे होते हैं। कायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ छोटे कपड़े पहनकर खड़ी होती है, तो वहीं उसकी सास भी छोटे कपड़े पहनकर अनुराग के साथ खड़ी होती है। तभी कीर्ति अपने कमरे से साड़ी पहनकर आती है और अपनी सास और नंद को देखकर कहती है, अरे माँ जी, आपने ये सब क्या पहना है? अरे कायरा तो चलो लड़की है, लेकिन आप तो मेरी सास हो और मेरे सामने आप ऐसे कपड़े पहनोगी? अरे बहू, तेरी सास मॉडर्न है और तुझे पता है ना कि आजकल इन कपड़ों का कितना फैशन चल रहा है। जरा देख तो सही, मेरे ऊपर कितनी प्यारी लग रही है ये ड्रेस, और तूने ये गवारों की तरह साड़ी क्यों पहनी है? जा तू भी इसे बदल कर कोई अच्छी सी ड्रेस पहन ले। हाँ कीर्ति, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत प्यारी ड्रेस लेकर आया हूँ, जाओ कमरे में जाकर उसे पहन कर आओ। अरे कैसे लोग हो आप, एक तो मैं इतनी संस्कारी हूँ और ऊपर से आप मुझे मेरे संस्कार भुलवा कर ऐसे कपड़े पहनने के लिए कह रहे हो। मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी, मैं अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को नहीं भूल सकती। आप लोगों को जैसे रहना है वैसे रहिए। ऐसा कहकर कीर्ति गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही विक्की उसके कमरे में आता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर दो कीर्ति, हम कुछ ज्यादा ही खुले विचार वाले लोग हैं, इसलिए हम इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन तुम्हें जो पहनना है तुम पहन सकती हो। चलो अब हमें देरी हो रही है। विक्की कीर्ति को मनाकर उसे बाहर ले आता है, जिसके बाद जैसे ही वह बाहर आती है, वह अपनी सास को एक साड़ी में और अपनी नंद को सूट में देखकर खुश हो जाती है। और तभी अंजना कहती है, अरे बहू, आज तेरे पढ़ाए पाठ ने हमें अच्छी सीख दी है। हम चाहे कितने भी खुले विचारों वाले क्यों ना हो, हमें अपनी संस्कृति और अपने संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए। ये सब देखकर कीर्ति बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने पूरे परिवार के साथ घूमने के लिए चली जाती है।